तो मुझे लगा है सेकंड प्लेस। मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी भी ओलंपिया क्वालिफिकेशन तो चाहिए। जैसे हम लोग सब लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, सब लोग आज इतने खुश है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। तो हमारे और भी तो एथलीट्स हैं जो बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड मेडल लेके आते हैं। उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते मदर स्पोर्ट्स में, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया। तो आज फाइनली 17 साल के बाद भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जो है दोबारा से उठा ली है ट्रॉफी, और एक ऐसा मोमेंट जो कि भारत के क्रिकेट में हमेशा से जो है याद किया जाएगा। और अगर आप लोग इंडियन हो तो ये वाली फीलिंग आप लोग समझ पाओगे। अगर आप समझ सकते हो फीलिंग तो फिर जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। 2007 से लेकर आज हम लोग फाइनली T20 वर्ल्ड चैंपियंस दोबारा से बन गए हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है यूरेशिया चैंपियनशिप के बारे में कि हमारे इंडियन एथलीट्स ने कैसा परफॉर्म करा। अब क्रिकेट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम जीत गए हैं, तो वहां पे क्या हुआ यूरेशिया चैंपियनशिप में हमारे इंडियन एथलीट्स ने कैसा परफॉर्म करा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी के साथ कुछ अपडेट्स आ रही है हमारे इंडियन एथलीट्स की तरफ से और कुछ बाहर के एथलीट्स की तरफ से, और एंड के अंदर एक स्पेशल अपडेट भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात का, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों शुरुआत हम लोग करते हैं यूरेशिया चैंपियनशिप के बारे में, जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, अभी कल ही खत्म हुई है 29 जून को। तो क्या रिजल्ट आया, कैसा परफॉर्म करा हमारे इंडियन एथलीट्स ने। वहां पर गए थे 3 इंडियन एथलीट्स, रवि चौधरी, अनिक घोष और वरदान मल्होत्रा। अब इन तीनों ने जो है शेरू क्लासिक में भी हाल ही में कंपीट करा था। तो इन्होंने कैसा परफॉर्म करा, स्कोर कार्ड्स के बारे में हम लोग सीधा बात करते हैं। स्कोर कार्ड्स अगर देखे जाएं तो यहाँ पर जो सेकंड प्लेसिंग आती है और जो टॉप ऑफ द एथलीट जो इंडियन एथलीट ने सबसे बढ़िया परफॉर्म करा वो है अनिक घोष। वो आते हैं यहाँ पर सेकंड प्लेसिंग पे 6 पॉइंट्स के साथ। और उसी के बाद अगला नाम आता है यहाँ पे रवि चौधरी भाई का, जो कि 18 पॉइंट्स के साथ छठी प्लेस लेकर आते हैं। उसके बाद आते हैं वरदान मल्होत्रा 35 पॉइंट्स के साथ 12वीं रैंक पर। अभी दोस्तों मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि हर एक एथलीट के बारे में कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, क्या वो प्लेसिंग डिजर्व भी करते थे या फिर नहीं करते थे। शुरुआत हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करते हैं अनिक घोष के साथ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज करी है कि बाहर वाले प्रो शो पर जाकर सिर्फ केवल टॉप 5 में नहीं आए हैं, टॉप 2 पर आए हैं। और मैं यहां पर भी आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं कि अनिक घोष ये वाला कॉन्टेस्ट जीत सकते थे। यहां पर अगर विनर के बारे में बात करी जाए तो इनका नाम है फिलिप दिगिला, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये जीते हैं 3 पॉइंट्स के साथ जो ये कजाकिस्तान के अंदर यूरेशिया चैंपियनशिप हुई है। इनकी फिजिक और अनिक की फिजिक को अगर साथ में कंपेयर करा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम वन साइडेड विक्ट्री हम लोगों को देखने को मिली है। वन साइडेड विक्ट्री होती है कि ओपोनेंट जो जीता है ये वाला कॉन्टेस्ट उसने डोमिनेट करा हो। ऐसी चीज हम लोगों को इस वाले कॉन्टेस्ट में नहीं देखने को मिली है। अगर आप फिलिपी और अनिक घोष की फिजिक को अगर एक साथ कंपेयर भी करके देखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। मैं तो यहाँ तक इवन आर्ग्यूमेंट करना चाहूंगा कि यहाँ पे अनिक घोष खासकर इस वाली फोटो के अंदर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स शो कर रहे हैं। एंड इवन कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इन दोनों की फिजिक्स भी काफी सिमिलर सी है। दोनों की फिजिक काफी डेंसली मसल जो है पैक्ड करके आती है, शोल्डर्स पॉप कर रहे हैं, चेस्ट भी एकदम राउंड और 3D है। और यहाँ पर इस फोटो के अंदर मैं खासकर कह सकता हूँ कि अनिक घोष के जो है डिटेल्स ज्यादा बेटर लग रही हैं। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे फिलिपी बहुत ही ज्यादा तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल चीज करके दिखाई है हमारे इंडियन एथलीट ने कि अनिक घोष जो बाहर जाकर इस कजाकिस्तान के शो में compete करते हैं, इंटरनेशनल शो में compete करते हैं, वो भी काफी नजदीक आ गए क्वालिफाई करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा एक स्टेटमेंट है कि हमारे इंडियन एथलीट्स अब कॉन्वर्सेशन पर तो आ रहे हैं कि अब बातचीत तो चल रही है कि भाई वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले तो टॉप 5 पर आना, इवन फर्स्ट कॉल आउट के अंदर ही आना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी इंडियन एथलीट्स के लिए। अब धीरे धीरे करके टाइम जो है अपग्रेड होता जा रहा है और खासकर मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर जो फ्यूचर है इंडियन एथलीट्स का वो काफी ब्राइट है और वो अनिक घोष ने प्रूव करके दिखा दिया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग इस चीज से एग्री करोगे या नहीं करोगे, बट मुझे लगता है कि अगर अनिक घोष को भी ये वाला कॉन्टेस्ट दे देते जीतने में और अगर उनको जीत मिल जाती तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि काफी सिमिलर सी अनिक और विनर की जो फिजिक है, अगर आप लोग साथ में एक दूसरे को 1-on-1 कंपेयर करके देखोगे तो बैक से भी अगर कंपेयर करा जाए तो विनर की बैक ज्यादा स्टेज प्रेजेंस वाइज ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। बट दैट्स अबाउट इट। इवन अगर जो दिल्ली वाला शो हुआ था शेरू क्लासिक वाला, अगर वो भी अनिक को मिल जाता तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात होती। आज नहीं तो कल अनिक घोष क्वालिफाई कर ही लेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। और अब मुझे लगता है कि और इंडियन एथलीट्स जो हैं खासकर इस डिवीजन से मेंस फिजिक की आगे जाके हमको नजर आएंगे टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 के अंदर और इवन क्वालिफाई भी कर जाएंगे, क्योंकि अब इस डिवीजन के अंदर जो है भारतीय एथलीट्स अपनी पकड़ बना रहे हैं और मेजॉरिटी जो है अब एथलीट्स हमारे हमको नजर आएंगे इन टॉप की कॉल आउट्स के अंदर। और यही चीज मैं देखना चाहता हूं अभी। हालांकि जो ये यूरेशिया चैंपियनशिप है कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट टू
जो हमारे इंडियन एथलीट्स ने अचीव करा है ये वाली चैंपियनशिप में। बट आगे जाके मैं देखना चाहूँगा कि यूएस वाले शोज़ में, इवन यूरोप वाले शोज़ में जाके अगर टॉप 3 आते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और यहाँ पे अनिक ने एक ऐसी चीज़ करी जो कि बहुत ही बड़ी बात है और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इनके एफर्ट को और इनकी फिजिक को। साथ ही मैं क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो अनिक की मेरे को पोजिंग के अंदर जो है थोड़े और एडजस्टमेंट्स अगर हमको देखने को मिले और बेहतर तरीके से अपने फ्लो के साथ वो पोजिंग करे, जैसे एक फ्लो आता है मेंस फिजिक की पोजिंग में, अगर वो लेकर आ जाते हैं अपनी पोजिंग रूटीन के अंदर तो मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव जो है उनका जजेस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उनकी विक्ट्री को ज़्यादा डोमिनेटिंगली वे के अंदर वो अपना क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे बात करी जाए हमारे 6 प्लेसिंग होल्डर की जिनका नाम है रवि चौधरी, 6ठी प्लेसिंग लेकर आते हैं। यहाँ पे उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो टॉप 10 के अंदर आए। टॉप 5 नहीं क्रैक कर पाए बट कोई बात नहीं, टॉप 10 के अंदर भी आ गए, वो भी मतलब बड़ी बात है ये कि इनका सेकंड प्रो शो और यहाँ पर इतनी बढ़िया फॉर्म वो लेकर आए और मुझे उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने शो शुरू होने से पहले ही आपको एक अपडेट के अंदर बताया था कि अनिक और रवि भाई की जो मसल बेलीज होंगी इस शो के अंदर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से नजर आएंगी अगर लाइटिंग अच्छी हुई तो। और वही चीज़ हमको देखने को मिलती है, मसल बेलीज इनकी ऑन पॉइंट लग रही थी, फिजिक भी इनकी अच्छी खासी लग रही थी। अपने दूसरे प्रो शो में ये टॉप 6 लेकर आ गए इंटरनेशनली और मुझे लगता है कि शायद इनका बेटर वो रहा है, शायद 7वीं प्लेस लेकर आए थे जो हमारा दिल्ली का शेरू क्लासिक हुआ था, तो इनके लिए अपग्रेड है। इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और इंप्रूव करके ही दिखाई है। बात करी जाए जो रिजल्ट मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगा वो है वरदान मल्होत्रा का। यहाँ पे वो 12वीं प्लेस लेकर आते हैं विच इज आउटसाइड ऑफ द टॉप 10। फिजिक में कहूंगा कि इनकी फिजिक जो है बेटर थी, जो इनका दिल्ली का जो प्रो शो हुआ था उससे बेटर वो फिजिक लेकर आए थे। अभी मालूम नहीं है कि जजेस ने क्या सोचकर उनको इतनी लो प्लेसिंग दी है और 12वीं प्लेसिंग पर रख दी है। इवन रवि के मुकाबले भी जो है उनको खड़ा करा जा सकता था, उनके टॉप 10 के अंदर उनको लिया जा सकता था, बट यहाँ पर जजेस ने उनको 12वीं प्लेस दी है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे वरदान टॉप 10 के बाहर होना डिजर्व करते थे या फिर उनके साथ अन्याय हुआ है? हालांकि अभी HD वीडियोस हमारे सामने नहीं आई हैं और इतनी ज़्यादा क्लियर वीडियोस नहीं आई हैं, बट हाँ वरदान को और साइज़ की ज़रूरत है और ज़्यादा फुलनेस की ज़रूरत है। उनका स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रेसिव है और वो टॉप 5 भी अपना क्लेम कर सकते हैं अगर वो बढ़िया फुलनेस के साथ आते हैं तो। बट इतनी कम प्लेसिंग देना, मुझे नहीं पता कि जजेस ने उनको क्या सोच के दी है और मैं सुनना चाहूँगा कि उनको क्या फीडबैक मिला है जजेस की तरफ से अगर उन्होंने लिया हो तो। बाकी दोस्तों ये था हमारा कजाकिस्तान का यूरेशिया चैंपियनशिप। 3 इंडियन एथलीट्स गए थे, एक तो हमारा सेकंड प्लेसिंग लेकर आए जो कि बहुत ही करीब था क्वालिफिकेशन के, दूसरा एथलीट रवि चौधरी भाई हमारे 6th प्लेसिंग लेकर आते और वरदान 12th प्लेसिंग। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई यूरेशिया चैंपियनशिप की। अब हम लोग बात करते हैं आगे हमारे एथलीट्स की क्या अपडेट आई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा यहाँ पे अली के बारे में, और बिलाल अली जो कि अपने इस टाइम पे अपने प्रेप मोड पर है, इनकी प्रेप हो चुकी है स्टार्ट। अपनी वीडियो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और उसका कैप्शन लिखते हैं कि वीक 2 ऑफ द प्रेप ओलंपिया प्रेप 15 वीक्स मोर टू गो, करंट वेट इज 97 kgs, और लिखते हैं कि उनकी कोच काफ़ी खुश है इनकी प्रोग्रेस के साथ। मतलब अभी अली जो है अपना 97 किलोज इनका करंट वेट है और देखकर भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी जो इनका साइज़ है वो देखा जा सकता है इस वीडियो के अंदर। अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर रहे होंगे अली इस टाइम पर, और जो फीडबैक इनको जजेस की तरफ से मिला होगा जो इनको अपनी इंप्रूवमेंट्स करके लानी पड़ेगी ओलंपिया स्टेज के लिए। आई डू बिलीव कि ये कंटेंडर तो बने हुए हैं, टॉप 10 के लिए ये कंटेंडर बने हुए हैं। और इवन देखने में मज़ा आएगा कि जब रायन टेरी के साथ इनका मुकाबला होगा, अगर ये उस लेवल की फिजिक अचीव कर पाते हैं इस वाले ओलंपिया स्टेज के लिए, तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा सबसे पहले अली को। उम्मीद करता हूँ इस बारी अली की तरफ से धमाका देखने को मिलेगा ओलंपिया के लिए। बाकी फिजिक कोई खास अपडेट तो है नहीं, इसके अंदर अपनी फिजिक नहीं दिखाई है, बस टैंक टॉप के अंदर पोजिंग कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम के अंदर जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती है उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। अगली अपडेट दोस्तों बात करी जाए सुनीत यादव के बारे में, और सुनीत यादव हमारे इंडियन 212 बॉडी बिल्डर हैं। 212 डिवीजन में ये खेलते हैं इंडिया से। अभी दोस्तों ये एक फोटो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें अपनी ये पूरी फोटो डालते हैं कि इनकी प्रोग्रेस कैसी है। हालांकि अभी ये चीज़ मालूम नहीं है कि क्या ये सुनीत भाई की करंट फिजिक अपडेट है या फिर नहीं है। मुझे सीरियसली डाउट हो रहा है क्या ये इनकी रीसेंट अपडेट है, बिकॉज यहाँ पर ये अपने कैप्शन के अंदर भी लिखते हैं कि #TBT यानी कि थ्रोबैक थर्सडे, तो ये इनकी पुरानी फोटो भी हो सकती है सुनीत भाई की। एंड अभी हाल ही में इनको इंजरी हो गई थी, तो मुझे लगता है कि इनकी रीसेंट अपडेट ये नहीं हो सकती। इस लेवल की कंडीशन में होना सुनीत भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी हाल ही में इनको इंजरी हुई थी, अगर आपको नहीं मालूम है तो मुझे लगता है कि अभी रिकवर कर रहे होंगे और इस साल अपनी रिकवरी फेज के अंदर सुनीत भाई होंगे। बाकी दोस्तों वी ऑल नो दैट कि सुनीत भाई पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। हम लोग मेंस फिजिक के बारे में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशंस निकल कर आ रही है इंडिया से, बट 212 बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है काफ़ी बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही गिने चुने नाम है, आप लोग अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। तो सुनीत भाई उनमें से एक है, और मुझे लगता है कि सुनीत भाई अगर अपने फॉर्म पर आ गए, अगर अपने तगड़े फॉर्म के अंदर अगर वो आ जाते हैं तो देन ही कैन डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर द ओलंपिया स्टेज। बाकी ये वाली फोटो मुझे उनकी पुरानी लग रही है, अगर आपको नई लग रही है पुरानी लग रही है डिस्कशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिक फिजिक एथलीट के बारे में। अब देखो यार, बहुत मेंस फिजिक की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के बारे में, और चैतन्य प्रभु यहाँ पर नाम आता है।
और चैतन्य प्रभु मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत का प्रो शो था उसके अंदर ये जस्ट चूक गए थे जीतने के लिए। ये भी शायद क्वालिफाई कर जाते इस साल, अगर जो बाहर का एथलीट अगर ना आता कम्पीट करने के लिए, अगर कुछ भी हो जाता। सेकंड प्लेसिंग ये लेकर आए थे दिल्ली के प्रो शो में, तो काफ़ी एक बड़ा नाम ये बन जाता है खासकर इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, जो कि अगली क्वालिफिकेशन क्लासिक फिजिक में लेकर आ सकता है। एंड पूरा पोटेंशियल है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जो इनकी फिजिक है काफी यूनिक सी इनकी फिजिक मुझे लगती है, खासकर इनके क्वाड्स काफी ऐसे मसल ग्रुप्स है चैतन्य के पास जो इनको काफी डोमिनेंट बना देते हैं, जिसमें से इनके क्वाड्स वन ऑफ द मसल ग्रुप्स आते हैं। और दूसरी चीज जो आती है वो है इनकी रेजर शार्प कंडीशनिंग। इनको मिस्टर ब्लेड, मिस्टर शार्प जो भी आप लोग बुला सकते हो, लेकिन ये कंडीशनिंग के मामले में हमेशा जो है कंसिस्टेंट आने की पूरी कोशिश करते हैं। चैतन्य का दोस्तों अगला शो कौन सा होने वाला है, मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो रहा हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये अनाउंस कर दें कि इनका अगला शो कब होने वाला है। इनके कोच के हिसाब से ये एक लंबा ऑफ सीजन लेने वाले और अपने इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमको 1 साल के बाद ये नजर आएंगे स्टेज पर कंपीट करते हुए। बट जो भी बात हो, मैं चाहता हूँ कि अपना 100% ये स्टेज पर लेकर आएं, बिकॉज ये भी क्वालिफाई करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। दोस्तों ये थी अपडेट चैतन्य की तरफ से। अगली अपडेट पे पढ़ते हैं जो कि हमारी आती है इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट। यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है सैमसन दौदा का, और यहाँ पर वो अपनी मिरर वाली अपडेट दिखाते हैं, यानी कि शीशे पर अपनी पोजिंग करते हुए दिखाते हैं। ये मेरे को ना रोली विंकलर वाली वाइब्स आ रही है, और जो बिग रैमी की जो वाइब्स आ रही थी ना ऑक्सीजन जिम की, जब वो अपनी पोजिंग करके अपनी मिरर वाली अपडेट निकालते थे, 2017-18 की बात है, जो ह्यूमंगस और क्रेजी अपडेट्स हमको देखने को मिलती थी ऑक्सीजन जिम के मिरर में, अब वही चीज़ हमको सैमसन दौदा की तरफ से देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक टाइम शिफ्ट सा हो गया, और अब सैमसन दौदा देखे जा रहे हैं बिकॉज वो अब ऑक्सीजन जिम में ट्रेनिंग करते हैं। और सैमसन की अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे वो 16 वीक्स आउट, 15-16 वीक्स आउट है ओलंपिया के लिए, एंड द गाय इज लुकिंग ह्यूज। इसमें कोई बात नहीं है कहने के लिए, सैमसन दौदा हमेशा से जो है अपने साइज के लिए ही जाने जाते हैं। अपडेट के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंगस, ह्यूज, फ्रीकी से नज़र आ रहे हैं। इन 15 हफ्तों में सैमसन को अपनी लाइफ की बेस्ट प्रेप करनी पड़ेगी और अपनी बेस्ट कंडीशन लेकर आनी पड़ेगी। हमें पता है कि वो साइज लेकर आ जाते हैं, पोजिंग भी काफ़ी आर्टिस्टिक वे के अंदर वो करते हैं, लेकिन क्या वो कंडीशनिंग लेकर आ सकते हैं टू चैलेंज हादी चुपान, टू चैलेंज डेरिक लंसफोर्ड, टू चैलेंज निक वॉकर? तो जो टॉप के खिलाड़ियों को अगर इनको चैलेंज करना पड़ेगा तो इनको डेफिनेटली वो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की जो फाइबर्स हैं वो सैमसन को लेकर आने पड़ेंगे। और देखते हैं दोस्तों ओलंपिया स्टेज के अंदर वो किस लेवल की फिजिक लेकर आते हैं। अपडेट कैसी लग रही है बताना भाई। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक और कंटेंडर जो टॉप के लेवल के एथलीट्स होते हैं ओलंपिया में, निक वॉकर के बारे में बात करना चाहूँगा। और निक वॉकर आपको पता है कि लास्ट ईयर को ओलंपिया वो नहीं खेल पाए थे ड्यू टू हिज हैमस्ट्रिंग इंजरी, लेकिन इस साल वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, और पूरी तैयारी कर रहे होंगे कि वो इंजरी फ्री रहे इस प्रेप के दौरान। और इस बारी दोस्तों अभी हाल ही में निक वॉकर आपको पता है कि अपनी रेगुलर अपडेट्स तो देते ही रहते हैं, और हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे 15 वीक्स आउट की अपडेट अपनी दिखाते हैं। और करंट फिजिक अपडेट अगर मैं निक वॉकर की कहूँ तो काफ़ी अच्छी उनकी लग रही है। अपना वो मोस्ट मस्कुलर पोज करके दिखाते हैं, साथ ही में एब एंड थाई, बैक डबल बाइसेप्स, साइड चेस्ट देखा जाता है, और साथ ही में ये फ्रंट लैट स्प्रेड। और जो मुझे लगता है कि उनका वर्स्ट पोज माना जाता है निक वॉकर का, फ्रंट लैट स्प्रेड, क्योंकि वेस्ट उनकी काफ़ी ब्लॉकी सी लगती है, लैट्स उनके छुप से जाते हैं क्योंकि उनके आर्म्स बहुत ही बड़े हैं, तो उस कारण की वजह से निक वॉकर का वो वाला पोज इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। बट ऐसा नहीं है कि निक वॉकर सिर्फ एक ही पोज के लिए जाने जाते हैं, उनकी बाकी पोजेस काफ़ी फ्रीकी हैं, जैसे ये वाला उनका मोस्ट मस्कुलर वाला पोज, फ्रंट डबल बाइसेप्स। एब एंड थाई भी वो डिसेंट तरीके से होल्ड कर पाते हैं, अपनी वेस्ट होल्ड कर पाते हैं, बट उनका वेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि उनको हिंडर करता है पोजेस के दौरान। तो भी फिलहाल निक वॉकर अभी क्या करते हैं प्रेप में वो बहुत ही जरूरी होगा। और देखते हैं दोस्तों 15 हफ्तों के बाद निक वॉकर जो है हादी चुपान, डेरिक लंसफोर्ड के साथ खड़े हो पाएंगे या फिर ऑफ आएंगे और अपना टॉप 5 के बाहर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, निक वॉकर टॉप 5 के अंदर या फिर बाहर होंगे इस वाली ओलंपिया में? बाकी ओलंपिया सीजन तो हमेशा से एक्साइटिंग रहता ही है, और उसी के साथ अपडेट्स भी एक्साइटिंग ही आएंगी, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना भाई। फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर, और ये वाली अपडेट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोला था कि कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और अपडेट है। तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ रिएक्शंस, जो भी हाल ही में हमारा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारी भारतीय टीम जीती है उसका क्या रिएक्शन आया बॉडी बिल्डर्स की तरफ से, वो मैं लेकर आ चुका हूँ, और आप लोग एंजॉय कर सकते हो रिएक्शंस, और मैं आपको मिलता हूँ रिएक्शंस के बाद। और ये इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। मार लो खुश हो लो। और रोहित शर्मा रोने लग गया रोहित शर्मा। और आज के मैच से ये भी पता चल गया, नेवर गिव अप टू अर्ली, ओके, नेवर गिव अप, कीप फाइटिंग।
जैसे हम लोग सब लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, सब लोग आज इतने खुश है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। तो हमारे और भी तो एथलीट्स हैं जो बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड मेडल लेके आते हैं, कोई सिल्वर कोई ब्रॉन्ज। उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते हम अदर स्पोर्ट्स में, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, या फिर हमारा पावर लिफ्टिंग हो गया, और भी बहुत से ऐसे गेम्स हैं। उन्हें भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा प्यार की जरूरत है। अगर आप लोग उन्हें थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करोगे तो शायद ये स्पोर्ट्स भी थोड़े आगे ग्रो करे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए था बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।